अबे अभिजीत दीप को चांटा पड़ गया, पर ऐसा क्यों हुआ? हम है ना भारतीय हैं भाई। हाँ हमारे यहाँ पर बड़े बुजुर्गों को जो चीजें मिलती है ना, वही सेम चीजें बच्चों को भी मिलती हैं। इसको कहते हैं विरासत। हाँ, पर यार उसे चांटे का लेने देना। अरे यार चांटे का क्या लेना देना, तू समझा नहीं गया भाई। जो चीज बाप को मिलेगी वो भी चीज बच्चे को भी मिलेगी। मैं समझा नहीं यार कुछ। समझाता हूँ, याद करने की कोशिश करियो, देख बार बार नहीं समझाऊंगा, ये देख। तो दोस्तों स्वागत है आपका फिर से हमारे एक और धमाकेदार वीडियो में। तो वीडियो को शुरू होने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट में जय श्री राम का नारा भी लगा दो। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जय श्री राम। क्या कर रही है तू? पबजी खेल रही हूँ। अबे ओए क्यों फेंक रही है? तुझे पबजी खेलना भी आता है? दिखा तुझे अभी पट्टे से हेडशॉट। चल तू दिखा अभी पट्टे से हेडशॉट। ये देख पट्टे से हेडशॉट। पट्टे से हेडशॉट। भाई कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को जयपुर में थप्पड़ मार दिए। भाई इससे साबित होता है कि वो आम आदमी पार्टी के नक्शे कदमों पे हैं। भाई कुछ भी हो, देखो मार पिटाई पे तो बताओ। हम आ गए जयपुर। मैं जयपुर आ चुका हूं, तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कल दोपहर को 3 बजे आ जाइए। बंद करो, ये दुखद घटना है। योगी बाबा जिंदाबाद। मैं मर जाने पर इनका एंड देखते रहूंगी और उनको भी मालूम है ये, तो उनके हिम्मत नहीं है कभी मुझे आके कभी अप्रोच करने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है कि जो मेरा खून है वो एंटी बीजेपी है। ठीक है, तो उनका कभी हिम्मत ही नहीं हुआ कि हम हमको ऐसे पूछेंगे। और ये अदानी जी मुझे बहुत बार अप्रोच करना चाहते थे, 2-3 MP के साथ थ्रू भी मुझे माध्यम से मुझे अप्रोच किए। और मैंने कहा, जो मैं कहा वो मैं आपके चैनल पे शालीनता का कारण कह नहीं सकती हूँ। मैंने 2 शब्द किया था अंग्रेजी में, तो जो मुझे जानते हैं वो फिगर आउट कर लीजिए। तो उसके बाद कुछ नहीं। को पता है कि तेलंगाना में सिंगरेनी कॉलेज नाम की कंपनी से सीधे 40 लाख टन कोयला गायब हो चुका है। यस, 40 लाख टन। और ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बल्कि सीधे सीधे जनता का 1600 करोड़ रुपए का नुकसान है। अब यहाँ एक मजेदार बात सुनो। बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि कोयला तो सीधे सेंटर के अंडर आता है, इसलिए जैसे ही ये खबर आई लोगों ने बिना सोचे समझे तुरंत मोदी सरकार पर अटैक करना शुरू कर दिया। पर थोड़ा तो फैक्ट चेक कर लो। सच ये है कि कंपनी तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आती है, तो जो भी गड़बड़ी हुई है उसकी जिम्मेदार वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है, सेंटर नहीं। और सच तो ये है कि वहाँ की गवर्नमेंट ने हमेशा इस कंपनी का यूज सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए किया है। अगर पहले की बात करें तो TRS राज में ये कंपनी सिर्फ एक परिवार का ATM बनी हुई थी। वो लोग जैसे चाहते थे उसे यूज करते थे। और अब जब वहाँ कांग्रेस की गवर्नमेंट आई है तो यहाँ करोड़ों के खेल और बड़े बड़े स्कैम रोकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हालत आज इतनी खराब हो चुकी है कि 51,500 करोड़ से ज्यादा का बकाया यानी ड्यूज अभी तक चुकाए ही नहीं गए हैं। कंपनी और वहाँ के वर्कर्स का पूरी तरह से नुकसान हो रहा है। वैसे कांग्रेस की गवर्नमेंट से आप और उम्मीद क्या कर सकते हो? इनका तो ट्रैक रिकॉर्ड यही रहा है। अपने 70 साल के राज में इन्होंने इतने स्कैम किए हैं कि गिनते गिनते थक जाओगे। ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट में आकर स्कैम करना ही इनका असली काम है। योगी जी हमेशा योगी जी। मेरे क्वेश्चन से पहले आपने कोई अखिलेश नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ योगी जी। अरे लेकिन क्यों? बस है। मौका दीजिए, क्या मौका दीजिए। मैं अखिलेश मौका देने लायक है। मुसलमानों के साथ अखिलेश मौका देने लायक है। सूर्या चौहान को ऐसे मार डाला गया, विपक्ष में बोल रहे वो मारा क्यों, एनकाउंटर क्यों किया उनका असद का, ये थोड़ी योगी जी। दोस्तों ये ड्रामा यहाँ पर खत्म हो चुका है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं अभिजीत दीप के वापस जा रहे हैं। 1 घंटे के लिए भाई साहब आए थे अपनी क्रांति दिखाने के लिए, अपना हीरोइज्म दिखाने के लिए। जिस तरीके से 3 बजे का टाइम दिया था, 4:45 पे भाई आता है, 5:45 पे भाई जा रहा है। 5:15 में तो मैंने बताया था कि अभी भी आए हैं। और यहाँ पर ये चीजें चल रही है, लड़ाई झगड़ा, चिल्लाना, चीखना। आप देख पा रहे हो पीछे क्या चल रहा है। प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अराजकता फैलाई जा रही है। डेमोक्रेसी की बात करने वाले मीडिया से ढंग से बात नहीं कर रहे थे, मीडिया को बाहर फेंक रहे थे, नारे लगा रहे थे, माइक पे खड़े होकर गोदी मीडिया को बाहर फेंको। जो इनके नैरेटिव एजेंडा को फिट करता है उनके बारे में बोल रहे हैं, उनके अलावा और किसी की बात के लोग नहीं मान रहे हैं। अरे भाई रिश्तेदार होते हैं तुम्हारे। रिश्तेदार? कहीं ये चंपा खेड़ के। अरे भाई साहब गोत्र क्या है आपका? इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। सिंगरैली से लगभग 40 लाख टन कोयला गायब करने के आरोप तेलंगाना के कांग्रेस गवर्नमेंट पर लगा है। पूरा मामला बताओ। अपोजिशन कह रहे हैं रिकॉर्ड्स में ज्यादा स्टॉक था, पर साइट्स पर कम मिला। लगभग 1600 करोड़ का नुकसान बताया जा रहा है। 1600 करोड़? बाप रे। पर पहले जांच जरूरी है, हो सकता है अकाउंटिंग या मेजरमेंट एरर हो। सही कहा। केंद्रीय मंत्री ने CM को जांच के लिए लेटर भेजा है। जांच से अगर कोई चोरी निकली तो कानूनी कार्यवाही होगी। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं। अंडा अंडा
आओ सिखाऊं तुम्हें ये नहीं आएगा कोई मामूली बंदा। भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो नोएडा में बन रहा था जेवर, वहां से आज पहली उड़ान भरी गई, लेकिन उसमें कोई मंत्री नहीं था, सांसद नहीं था, विधायक, प्रधानमंत्री नरेंद्र, ऐसा कोई शख्स नहीं था। वहां पर वो लोग थे, वहां की वो पहचान थी, वो किसान थे जिन किसानों ने जेवर एयरपोर्ट बनने के लिए अपने भैया जमीनें दी। उन किसानों को लखनऊ भेजने का सबसे पहला कार्यक्रम किया मोदी सरकार ने, और जितने भी किसान वहां पर बैठे तकरीबन सारे किसान पहली बार फ्लाइट में बैठने जा रहे थे और सबने मोदी योगी के जय जयकार के नारे गूंजते हुए नजर आए। ये है बदलते हुए भारत की तस्वीर, जहाँ पर किसान अपनी जमीन देते हैं तो भारत की गवर्नमेंट कुछ इस तरह से उनका सम्मान करती है। मुझे ये कहते हुए बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि जिस भूमि पर मेरे पिताजी अन्न उगाते थे, आज उसी भूमि से उड़ान भर के मैं आपसे मिलने आई हूँ। एक ऐसा टाइम था जब नेट तक नहीं था, पढ़ने की कोई सुविधा इतनी अच्छी नहीं थी, स्कूल जाने के लिए बसेस ठीक से नहीं होती थी, पर जैसे जैसे विकास हुआ, हमारे क्षेत्र में तरक्की बढ़ी, सुविधाएं आई, उससे ही मैंने नीट 2021 में निकाला बिना किसी कोचिंग के, और जो भी सुविधाएं थी उसी से लेकर, तो ये सब आपकी वजह से ही हो पाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले मैं बहुत सारे साधु महात्मा आए हुए हैं, उनके चरणों में वंदन करता हूं, भगवान शिव जी के चरणों में वंदन करता हूं। आप सब लोग जो इतनी भारी संख्या में आए हैं, आप सब लोगों को मेरा सबको नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज बहुत पवित्र अमित शाह का 2014 का एक क्लिप देखिए। ममता जी ने मीडिया के सामने एक छोटा सा सवाल किया कि अमित शाह कौन है। दीदी, अगर आप देख सकती है तो देख लीजिए, सुन सकती है तो सुन लीजिए, मैं अमित शाह हूँ और इस बंगाल की भूमि पर से तृणमूल को उखाड़ने के लिए आया हूँ, वो आप समझ लीजिए। जिन्होंने बोला था कि कौन है अमित शाह, उन्हीं के पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया। पूरे 12 साल कड़ी मेहनत के बाद बंगाल में बीजेपी को जीत मिली है। इन 12 सालों में बीजेपी के 320 कार्यकर्ताओं गई टीएमसी, और जो बोलता था कभी झुकूंगा नहीं, उसका हाल देखिए। कुछ लोग बोलेंगे कि बीजेपी पावर का मिसयूज कर रही है, तो ये लोग 15 साल से क्या कर रहे थे, है इसका जवाब। बाकी आप लोग अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया क्या हवाई जहाज में हवाई चप्पल से बैठा दिया, हम कई साइकिल पे घूमे, फॉर्च्यूनर में घूमने, एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट इंटरनेशनल हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमारे मोदी जी ने और हमारे धीरेन्द्र विधायक ने घर घर में जाकर समिति ली खेतन की। हमने खेत खुशी से दिए, मन की हम फ्री में भी दे देंगे खेतन ने, हम मुख्यमंत्री जी को और विधायक जी को, धीरेन्द्र विधायक को, और मोदी जी भी हमारे 60 फुट के रोड पे मकान हमारा जो विस्थापन करेगा हमें। हमारे हाजी जफर बोल रहा हूँ मैं, हमारी मौज करती योगी जी आएंगे 2027 में, फुल बहुमत से जीतेंगे और मुस्लिम समाज के सारी वोटर की मैं गारंटी ले रहा हूँ, जफर नेताजी फुल वोट मिलेंगी मुस्लिम समाज से। मुख्यमंत्री योगी जी ओहो बड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं हमें, हम अल्लाह से दुआ मांगते हैं, अल्लाह ताला हमारे योगी जी 2027 में फुल बहुमत से जीतेंगे। भाई तुझे पता है 15 ईवीएम मशीन्स जल गई अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बंगाल में। ये पक्का बीजेपी का काम है। अरे अनबक लोग कभी मानोगे नहीं, वो वोट चोरी वाली। अबे भाई सुन तो ले, उसमें से 13 वो है जो टीएमसी जीते थे, वो वाली जली हैं। व्हाट? अब बोलना। 1000 बार मना करने के बावजूद छात्रों के मुद्दे को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने और फेम बटोरने वाले। अब हमारा भारत और हमारी जनता पहले की तरह बेवकूफ नहीं रही जो तुम जैसों की घिनौनी राजनीति को ना समझ सके। इसलिए जयपुर का चाटा तुम्हारे लिए एक सबक था। भाई तुम लोगों से मेरी हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट है कि यार मेरे वीडियो पे कमेंट दिन में कर लिया करो, रात को मत किया करो। क्यों? क्या हुई? तुम तो डाल लेते हो गले के अंदर वो नीले ढकवाला टोला, फिर तुम लोगों के हो जाता है उत्तर दक्षिण एक जगह। अरे मैंने तो अभिजीत दीपके की मारपीट को गलत ठहराया था। पूरी वीडियो देखते नहीं हो, आ जाते हो। एक वोट है कि तुम पाकिस्तान की तारीफ करते हो। भाई साहब ने डीपी में झाड़ू की फोटो लगा रखी है, लगता है थप्पड़ तो दीपके के लगा है, लेकिन सुन सारे झाड़ू वाले कार्यकर्ताओं को हो गई है। और इस प्रोटेस्ट के हेट का सबसे बड़ा कारण है उमर खालिद, जिसको बहुत सारे लोग सही भी मानते हैं। जेएनयू में 2016 में संसद हमलों का दोषी अफजल गुरु, उसकी बरसी बना रहे थे उमर खालिद और उसके साथी। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तुम्हारे कातिल जिंदा है, सुना ना आप लोगों ने? हाँ, वही से स्टार्ट हुआ है। और कश्मीर की आजादी के भी नारे लग रहे थे। बाद में उन्होंने सफाई दी कि नहीं, तुम तो कश्मीर से सुरक्षा बलों को हटाने पर चर्चा कर रहे थे। दूसरा बुरहान वानी, जिसको सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया था, उसको ये आदमी चेगवेरा की संज्ञा देता है कि इसने तो कश्मीर की आजादी के लिए बंदूक उठाई थी। मतलब ये आदमी भारत को कश्मीर से अलग करना चाहता है। 2020 के अंदर दिल्ली के अंदर दंगा करने वालों का नेतृत्व करने वाले यही भाई साहब थे। उसके अंदर 53 लोगों की जान गई थी, 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे। फिर भी कुछ लोग बोलते हैं कि वो तो शांतिपूर्ण गांधीवादी तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। फिर वो 53 लोग कैसे मरे, जिसके अंदर एक आईबी अधिकारी और एक हेड कांस्टेबल भी था। तो दोस्तों, अगर आप भी एक सच्चे सनातनी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और ऐसे ही धर्म से जुड़ी सच्ची बातें सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।
अभिजीत दिपके को जिस व्यक्ति ने थप्पड़ मारा उसे तो सरकार भी नहीं छोड़ेगी, क्योंकि सरकार खुद नहीं चाहती थी कि ऐसी कोई घटना हो। अब इस थप्पड़ में अभिजीत दिपके को वो सब दे दिया जो वो पहले दिन से चाह रहे थे, अटेंशन। मैं सीजेपी का सपोर्ट कई बातों पर नहीं करता, लेकिन अपने आप को राष्ट्रवादी बताते हुए किसी व्यक्ति को मारना आई डोंट सपोर्ट हिम। और अभिजीत दिपके ने कई इंटरव्यूज में ये बात कही थी कि वो सोच रहे थे उन्हें एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया जाएगा, प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी जाएगी। और अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ होता तो यह आंदोलन और मजबूत होता। और भारत में मजबूत राजनीति की शुरुआत ही जेल से होती है। राष्ट्रवादी हिंसा की बात नहीं करता, और सबसे पहले सामने वाला अगर शांति से विरोध कर रहा है तब तो बिल्कुल नहीं करता। और जो लोग ये कह रहे हैं कि थप्पड़ मारना सही था और मारना चाहिए था, वो गलत है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और जब तक आप संविधान के दायरे में किसी चीज को कर रहे हैं उसे दबाना बिल्कुल सही नहीं है। तो जयपुर में जो भी हुआ वो बिल्कुल गलत था। माना उनके गुरुजी को थप्पड़ मारा गया था, लेकिन चेले को थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था।